नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ मशहूर उर्दू अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की लिखी मशहूर रचना एक गधे की आत्मकथा। और इसके तीसरे एपिसोड में आज मैं आपको सुनाऊंगा जाना यमुना पार रामू धोबी के घर और मुलाकात करना गधे का म्यूनिसिपल कमेटी के मुहर्रिर से। अब तक आपने सुना कि एक अखबार पढ़ने वाला गधा जो इंसानों की भाषा भी बोल लेता है, वो बाराबंकी से निकलकर दिल्ली पहुंचता है और किसी तरह पुलिस के चंगुल से बचता हुआ कांजी हाउस से होता हुआ रामू धोबी उसे खरीद लेता है। अब रामू धोबी के घर में क्या होता है ये सुनिए। रामू धोबी किसी जमाने में मोहल्ला सुईवालान में रहता था, लेकिन जब उसके बहुत से ग्राहक पाकिस्तान जा बसे और जो बाकी रह गए वो इतने गरीब हो गए कि खुद अपने हाथों कपड़े धोने लगे, तो रामू धोबी भी वहां से निकलकर यहाँ यमुना पार कृष्ण नगर में आ बसा। यहाँ मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। रामू सुबह उठते ही कपड़ों की गठरियां मेरे पीठ पर लाद कर चल देता और यमुना के किनारे पानी में खड़ा होकर छुआछू शुरू कर देता। दोपहर को उसकी पत्नी खाना लेकर आती थी और कुछ धुले हुए कपड़े मेरी पीठ पर लाद कर लोहा करने ले जाती थी। मैं दिन भर यमुना किनारे घास चरता रहता या पुल पर से गुजरते लोगों को देखता रहता। दिन ढले रामू फिर मेरी पीठ पर कपड़े लाद कर और खुद भी सवार होकर वापस घर चला जाता और मुझे खूंटे से बांधकर मेरे सामने घास डालकर थका हारा चारपाई पर पड़ जाता। सुबह से शाम तक कुछ इसी प्रकार का जीवन व्यतीत होता था। एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक, घर से घाट और घाट से वापस घर तक। बीच में न कोई पुस्तक आती, नहीं कोई अखबार आता। संसार में क्या हो रहा है, विज्ञान किसे कहते हैं, सिनेमा क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति, नृत्य तथा सौंदर्य, इन सब बातों से मेरा और रामू का जीवन बिल्कुल खाली था। मैं तो खैर एक गधा था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि रामू और उसके घर वाले और उसके घर के आसपास रहने वाले लगभग एक जैसा जीवन, बिल्कुल मेरे जैसा जीवन व्यतीत करते थे। कितने अच्छे अच्छे कपड़े उन लोगों के यहां धुलने को आते, सुंदर छींटे, सुकोमल फूलदार क्रेपें और बादलों की तरह उड़ते हुए दुपट्टे। लेकिन रामू की पत्नी या उसकी बेटी के लिए एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था। शाम को जब हम यमुना से लौटते तो रोज सड़क के किनारे एक नए बने हुए सिनेमा के बाहर दर्शकों की भीड़ देखते, लेकिन रामू केवल सिनेमा के खूबसूरत विज्ञापनों को देखकर और एक आह भरकर आगे बढ़ जाता। उसका जी तो चाहता था कि रोज सिनेमा देखे और उसके साथ साथ दूसरे धोबियों का भी यही जी चाहता था, लेकिन जब वे अपनी जेब में इतने पैसे देखते कि या तो टिकट आ जाए या आटा, तो बेबस होकर आटा ले आते। कभी कभी कोई मनचला आटा छोड़कर सिनेमा का टिकट खरीद लेता तो उस दिन घर में बड़ा हंगामा होता था। एक बार रामू ने भी ऐसा ही किया था। उस दिन न केवल उसने ताड़ी पी बल्कि सिनेमा का टिकट भी खरीद लिया था और मुझे अपने एक मित्र तांगे वाले के हवाले करके भीतर चला गया था। सिनेमा हॉल के बाहर 3-4 तांगे खड़े थे, जिसके घोड़े हिना कर और जमीन पर सुम मारकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एक घोड़ा जिसका रंग मुश्की था और माथा सफेद, जो किसी प्राइवेट तांगे का घोड़ा था और इसलिए जरा घमंडी दिखाई देता था, दूसरे तांगे के घोड़े से कह रहा था, मेरा मालिक मारधाड़ की फिल्में बहुत पसंद करता है। ऐसी फिल्म देखकर जब बाहर निकलता है तो खूब जोरों से तांगा चलाने लगता है। मुझे याद है एक बार सिनेमा से वापस आते हुए उसने मेरे को भारे बाजार में सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया था, जैसा कि उसने फिल्म में देखा था। कई आदमी घायल हो गए थे और एक बच्चा तो अस्पताल में मर भी गया था, लेकिन मेरा मालिक बहुत अमीर है। किसी न किसी तरह उसने साबित कर दिया कि वो शराब के नशे में धुत था, इसलिए केवल जुर्माना देकर छूट गया। दूसरा घोड़ा बोला,
मेरे तांगे पर जो दो औरतें आई हैं वो केवल ये देखने आई हैं कि मधुबाला ने कौन से फैशन के कपड़े पहने हैं, बल्कि एक औरत ने तो अपने बटुए में से पेंसिल और कागज निकालकर दूसरी औरत को दिखाया कि वो किस तरह हॉल के अंदर बैठे बैठे मधुबाला के नए पहनावे का नमूना उतारेगी। तीसरा घोड़ा बोला, मेरा मालिक बड़ा इज्जतदार है, वो हर हफ्ते में एक दिन अपनी प्रेमिका को, जो एक गरीब कपड़ा रंगने वाले की बीवी है, उसे यहाँ सिनेमा दिखाने लाता है। अगर वो चाहे तो उसे नई दिल्ली में अच्छे से अच्छे सिनेमा में ले जा सकता है, मगर उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैंने झिझक कर, क्योंकि वे बड़ी ऊंची जाति के घोड़े थे, मगर जरा साहस करके उन घोड़ों की बातचीत में भाग लेते हुए पूछ ही लिया, क्यों जी, ये सिनेमा क्या होता है? मेरा प्रश्न सुनकर उन तीनों घोड़ों ने बड़ी घृणा से मेरी ओर देखा, जैसे कहना चाहते हो गधा ही है ना आखिर। और इसके दूसरे ही क्षण तीनों हिनहिना कर हंस पड़े और मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना फिर अपनी बातों में लीन हो गए। मुश्की घोड़े ने घंटी की आवाज सुनकर कहा, इंटरवल हो रहा है शायद। जब सिनेमा खत्म हो गया तो रामू धोबी ताड़ी के नशे में बेसुध मेरी पीठ पर लदा हुआ उसी नई फिल्म के गीत गाता हुआ, जो उसने अभी अभी देखी थी, घर की ओर चला। इससे पहले वो मुझे घर का रास्ता बताता था, आज मुझे बताना पड़ा। कई बार तो रामू गिरते गिरते बचा। आखिर किसी न किसी तरह मैं उसे संभाल कर घर ले गया, जहां उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी ने उसकी खूब मरम्मत की, क्योंकि रामू की फिजूल खर्ची के कारण आज घर में चूल्हा नहीं सुलगा था और बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो गए थे। पति पत्नी में बहुत खूब लड़ाई हुई थी। पत्नी कह रही थी, तुमने ताड़ी क्यों पी, सिनेमा क्यों देखा, जानते नहीं थे ये सब करोगे तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा। और रामू हाथ हिला हिला कर, सिर झुका झुका कर कह रहा था कि खूब जानता था मगर मजबूर था। दिमाग में हर रोज कपड़े इस तरह छुआ छू करते हैं कि मालूम होता है दिमाग इसके शोर से फट जाएगा। ऐसे वक्त में ताड़ी पीने को जी करता है ताकि ये शोर सुनाई न दे। फिल्में क्या मैं हर रोज देखता हूं? कसम ले लो, आज 6 महीने के बाद गया हूं, बिल्कुल मजबूर होकर। जी चाहता था। इस गंदी गली की गंदी मोरियों की बू सूंघते सूंघते परेशान हो गया था, इसलिए वहां चला गया। क्या बुरा किया। वहां एक सुंदर घर देखा, सुंदर कपड़े, सुंदर नाच, साफ सुथरे बच्चे, औरतें ऐसी जो हमारे मोहल्ले में तो नजर ही नहीं आती। रामू की पत्नी ने उसे जोर से एक धप जमाई, मुआ, घर भर को भूखा रखकर तमाशा दिखता है। रामू ने कहा, मैं भी तो भूखा रहा हूं, सच कहता हूं, भूख की भूख। ठीक। रामू ने कहा, मैं भी तो भूखा रहा हूं, सच कहता हूं, पेट की भूख बुरी बला है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरी भूख भी ऐसी जाग पड़ती है कि रहा नहीं जाता। क्या हुआ जो मैं धोबी हूं, आखिर हूं इंसान ही। पेट की भूख के सिवा और भी भूख लगती है, ऐसी कि मन भीतर भीतर भट्टी की तरह सुलगने लगता है। उस रात मुझे घास नहीं मिली, मगर मैं खुद भूखा रहकर भी सोचने लगा कि रामू ठीक कहता है। रामू कोई मेरी तरह गधा तो है नहीं, जिसे केवल कपड़े ढोने और 2 वक्त के चारे से ही काम हो। रामू आखिर एक इंसान है जिसे पेट की भूख के अलावा और भी कई प्रकार की भूखों से वास्ता पड़ता है। अच्छे घर की भूख, अच्छे कपड़े की भूख, सुंदर आकृति देखने की भूख, सुंदर क्षितिज देखने की भूख। कई बार यमुना के किनारे घास चरते चरते मैंने यमुना के पानी में सूरज को सोने की तरह खुलते हुए देखा है और उसके असीम सौंदर्य से उन्मत्त भी हुआ हूं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि ठीक उसी समय बेचारा रामू गर्दन झुकाए कमर तक पानी में डूबा हुआ उस क्षितिज के सौंदर्य से विमुख होकर कपड़ों को बराबर कूट रहा है और उसे बिल्कुल मालूम नहीं कि उसके आसपास सौंदर्य का कितना बड़ा भंडार लूटा जा रहा है। मैं एक गधा होकर इस सौंदर्य से प्रभावित हो सकता हूं, लेकिन रामू एक इंसान होकर भी इससे आनंदित नहीं हो सकता। आश्चर्य है, इस जीवन में, समाज में आज भी लाखों करोड़ों मनुष्यों के जीवन गधों से भी तुच्छ हैं। उस रात मुझे खुद भूखा रहकर इस प्रकार के बहुत से ख्याल आए, लेकिन इसके बाद बहुत दिनों तक वहां टिकने को नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर वहां से भाग आने की कोशिश की हो, हालांकि वहां मुझे बहुत कष्ट था। एक तो अखबार पढ़ने को नहीं मिलता था, कई दिनों से किसी पुस्तक की शक्ल तक नहीं देखी थी। यमुना पार आमतौर पर जिन लोगों से वास्ता पड़ता था वो खुद इतने गरीब थे कि पुस्तक नहीं खरीद सकते थे। बहुत से लोग अनपढ़ और मूढ़ थे। यहाँ प्रायः गाली गलौज, झगड़ा वगैरह होता रहता था। धोबियों के मोहल्ले में जहां मैं रहता था, हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई होती थी। क्रोध धोबी के गधे पर निकलता था या फिर अपने बीवी बच्चों पर। दोष किसका होता था?
शायद उन परिस्थितियों का जिन्होंने अच्छे भले इंसानों को पशु बना दिया था। अब आप परिस्थितियों को डंडे से तो नहीं पीट सकते, ये हिंसा होगी। तो चलिए घर के गधे को ही पीट लीजिए, कानून आपको इसकी आज्ञा देता है। जाहिर है रामू के यहां मुझ जैसे पढ़े लिखे को बहुत से कष्ट झेलने पड़े, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रामू एक दयानतदार धोबी था। वो अपने कपड़ों पर बड़ी कड़ी मेहनत करता था, सुबह से शाम तक अपना घर चलाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता था। मगर करनी भगवान की ये हुई कि एक दिन रामू जब यमुना में कपड़े धो रहा था, एक मगरमच्छ ने उसकी टांग खींच ली। रामू ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। दोपहर का समय था, पुल के ऊपर से सैकड़ों मुसाफिर गुजर रहे थे, एक रेलगाड़ी गुजर रही थी, पुलिस के संतरी भी पुल के नाके पर खड़े थे। रामू ने बहुतेरा शोर मचाया, मगर मगरमच्छ ने एक नहीं सुनी। वो रामू को घसीट कर गहरे पानी में ले गया। रामू के ग्राहकों को रामू के मरने का अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन कपड़ों के खो जाने का उससे भी अधिक हुआ, क्योंकि रामू और मगरमच्छ की लड़ाई में बहुत से कपड़े नदी में बह गए। कई एक ग्राहकों ने तो रस्मी अफसोस के बाद तुरंत रामू की पत्नी से कपड़ों के लिए तकरार शुरू कर दी। रामू बहुत अच्छा तो भी था, मगर हमारे शिफॉन की साड़ी कौन सी बुरी थी, और वो नई सैटन की शलवार जो अभी अभी गुलजार टेलर मास्टर से सिलवाई थी, कहाँ है वो? जरा वो मैले कपड़ों की गठरी तो खोलो। मुझे उन लोगों की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हम गधों में भी यदि कोई मर जाता है तो हम उसके बीवी बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन शायद इसका कारण ये हो कि मनुष्य मनुष्य है। कुछ ही दिनों में रामू की पत्नी और उसके 3 बच्चों की हालत बिगड़ गई। उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, फाके पर फाके लग रहे थे। धोबी मोहल्ले के सरपंच ने, जो एक समय रामू की नौजवान पत्नी पर आंख रखता था, थोड़ा सा आटा और दाल रामू के घर भिजवा दिया और शाम को खुद भी ताड़ी पीकर चला आया और रामू की पत्नी से कहने लगा कि वो उसके घर चली चले। रामू की पत्नी ने उसे खूब फटकारा, गालियां देकर घर से बाहर निकाल दिया और सिर पकड़कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मालकिन घबराती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू की पत्नी ने जब मुझे बोलते हुए सुना तो पहले तो उसे भरोसा नहीं हुआ, पर जब मैंने वही बात दोबारा कही तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नई दिल्ली से आने के बाद अब तक मैंने किसी इंसान से उसकी बोली में बात नहीं की थी, और रामू के यहां तो इस प्रकार की बातचीत का प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता था। लेकिन अब जब रामू की पत्नी ने मुझे मनुष्यों की तरह बात करते सुना तो बिल्कुल घबरा गई। आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने किसी प्रकार उसे समझाया कि इसमें कोई खास बात नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है, विशेष परिस्थितियां थी जिसमें मैंने मनुष्यों की बोली सीख ली। मैंने रामू की पत्नी से कहा, मालकिन बेशक मैं गधा हूं, लेकिन इतने दिनों तक तुम्हारे घर का नमक खाया, अब तुम चिंता मत करो। तुम घर में इन 3 बच्चों को लेकर बैठो, मैं बाहर जाता हूं और देखता हूं कि क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है? रामू की पत्नी ने कहा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम गरीब आदमी हैं। गरीब है तो क्या हुआ? मैंने किंचित गौरव के साथ कहा, अब राज्य हमारा है, जीवन हमारा है, समाज हमारा है, अब हम आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हारी मदद के लिए म्यूनिसिपल कमेटी में प्रार्थना पत्र लेकर जाता हूं। कृष्णनगर की म्यूनिसिपल कमेटी की मुहर्रिर अपने एक मित्र और हेड क्लर्क के साथ मेज पर रजिस्टर रखे और रजिस्टर पर ताश के पत्ते फैलाए विचित्र प्रकार के मूड में बैठा था। मैं धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और धीमे से बोला, हुजूर, बड़ी मुसीबत है। वे लोग ताश खेलने में इतने मगन थे कि उन्होंने ये सब बातें अनसुनी कर दी, केवल मुहर्रिर शायद ये समझकर कि मैं उसका कोई दोस्त हूं जो उसके पीछे खड़ा खेल देखकर सहानुभूति प्रकट कर रहा है, मेरी ओर देखे बिना कहा, हाँ भाई देखो ना, अजीब मुसीबत है, कोई चाल समझ नहीं आती। अगर ये, उसने अपने पत्ते देखकर कहा, फेंकता हूं तो रंग से कट जाएगा, और दूसरा पत्ता दिखाकर चलता हूं तो इससे बड़ा पत्ता अभी तक नहीं निकला, और उसने तीसरा पत्ता दिखाकर कहा, अगर ये चलता हूं। मैंने बात काट कर कहा, रामू धोबी मर गया। मरने दो यार, मुहर्रिर ने क्रोध से चिल्ला कर कहा, यहां अपना हुक्म का बादशाह मरा जा रहा है, तुम धोबी को चीख रहे हो। फिर एकाएक वो मेरी ओर मुड़ा और जब अपने पीछे किसी मनुष्य की बजाय गधे को खड़ा पाया तो एकदम लाल पीला होकर चपरासी से बोला, अब क्या गधे भी हमारे दफ्तर में घुसने लगे, निकालो इस कमबख्त को बाहर। चपरासी ने डंडा मारकर मुझे वहां से निकाल दिया। वे लोग फिर ताश खेलने लगे।
मैं फिर थोड़ी देर के बाद म्यूनिसिपल कमेटी के मुहर्रिर के पास जा खड़ा हुआ। धीरे से दोनों लंबे कान जोड़कर उसे नमस्ते की और बड़े दुख भरे स्वर में कहा, हुजूर, वो रामू धोबी। मुहर्रिर ने मुड़कर मुझे देखा। वो कुछ ऐसा बदमाश आदमी था कि बोलते गधे से भी प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा मालूम होता था जैसे जीवन भर बोलते गधों से ही उसका पाला पड़ता रहा है। उसने मेरी ओर देखकर बड़े रोबीले स्वर में कहा, जल्दी बोलो, क्या काम है? निवेदन यह है माई बाप कि सेवक रामू धोबी का गधा है। रामू धोबी 3 दिन हुए यमुना घाट पर कपड़े धोते धोते एक मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया। उसकी बीवी और बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मुहर्रिर ने चिल्लाकर कहा। मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा। मैंने कहा, हुजूर, आप घाट पर धोबियों से टैक्स लेते हैं। पुल पर से जब कोई गधा या बैल या कोई और जानवर सामान उठाए गुजरता है तो आप उससे चुंगी लेते हैं। आप इतने सारे महसूल और कस्टम वसूल करते हैं और एक गरीब धोबी के भूखे बीवी बच्चों के लिए कोई प्रबंध नहीं कर सकते? क्यों प्रबंध करें? अरे धोबी को मगरमच्छ ने मारा है, हमने नहीं मारा। वाह, ये भी खूब रही। और वो जो आप घाट पर टैक्स वसूल करते हैं वो किस लिए? घाट टैक्स आप वसूल करें और फिर अगर उसी घाट पर कोई धोबी किसी मगरमच्छ का शिकार हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम कहां जाकर हर्जाना वसूल करेंगे? क्योंकि अगर म्यूनिसिपल कमेटी घाट का टैक्स लेती है तो मगरमच्छ से बचाव का प्रबंध भी उसी को करना पड़ेगा। मुहर्रिर बड़ा चालाक था। बोला, धोबियों को चाहिए कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल न ले, वरना उनका वही हाल होगा जो रामू धोबी का हुआ। मैंने कहा, आप बात को उड़ाइए नहीं, साफ साफ बताइए आप क्या कर सकते हैं इस मामले में। मुहर्रिर ने देखा कि मैं किसी तरह उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं तो उसने जरा नर्म होकर कहा, भाई, जहां यह घटना हुई है वो इलाका हमारे इलाके में नहीं है। यमुना का घाट तो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के पास है। दिल्ली शहर टाउन हॉल में चले जाओ। चलो भाई पत्ता। वे लोग ताश खेलने में लीन हो गए और मैंने यमुना पार जाने की ठान ली। यमुना पार करते समय संतरी ने मुझे रोका। बोलो, आवारागर्द गधे, किधर जाता है? टाउन हॉल, मैंने खट से उत्तर दिया। तेरा मालिक कहां है? संतरी ने मुझे घूर कर पूछा। मैंने कहा, मेरा कोई मालिक नहीं है, आज से मैं आजाद हूं। संतरी बोला, यह कैसे हो सकता है? आजादी का मतलब यह थोड़ी है कि मिल्कियत भी खत्म हो गई। तेरा कोई ना कोई मालिक जरूर होगा जिसका तू हुक्म मानता है। मैंने पूछा, अच्छा बता, तेरा मालिक कौन है जिसका तू हुक्म मानता है? हेड कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल का मालिक कौन है? इंस्पेक्टर। संतरी ने बिगड़ कर कहा, और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर के ऊपर डीएसपी, डीएसपी से ऊपर सुपरिटेंडेंट पुलिस, और इस तरह यह सिलसिला वजीर तक जाता है। वजीर का मालिक कौन है? अरे वजीर को स्टेट बैंक से तनख्वाह मिलती है, इसलिए स्टेट बैंक उससे बड़ा हुआ। और स्टेट बैंक से बड़ा कौन है? अरे स्टेट बैंक में रुपया होता है ना, संतरी ने क्रोध से कहा। इतना भी नहीं समझते? स्टेट बैंक से बड़ा रुपया हुआ। अच्छा, तो रुपए से बड़ा कौन है? रुपए से बड़ा कौन है? संतरी ने मेरा प्रश्न सुनकर सिर खुजाया। कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर मेरी ओर देखकर बोला, रुपए से बड़ा कौन है? यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया, तुम बता सकते हो? संतरी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैं तो एक गधा हूं, इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? हां, अगर तुम मुझे टाउन हॉल जानने दो, क्योंकि मैं रामू धोबी की विधवा पत्नी के संबंध में रुपए की सहायता के लिए वहां जा रहा हूं, तो वहां जाकर अगर मुझे पता चल गया कि रुपए से बड़ा कौन है तो मैं तुम्हें वापस आकर जरूर बता दूंगा। जरूर? संतरी ने बड़ी अधीरता से पूछा। जरूर, मैंने वायदा करते हुए कहा। मगर तुम इतने बेचैन क्यों नजर आते हो? संतरी ने कहा, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि रुपए से बड़ा कौन है तो मैं उसके यहां नौकरी कर लूंगा।
आदमी होशियार मालूम होते हो, मैंने संतरी की प्रशंसा करते हुए कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ यमुना के इस पार आ रहा। घंटों भटकने के बाद आखिर टाउन हॉल मिल ही गया। टाउन हॉल के भीतर घुसते ही मैंने सोचा कि अब किसी छोटे मोटे मुहर्रिर या क्लर्क से बातचीत करने में समय नष्ट नहीं करूंगा, सीधे चलकर कमेटी के चेयरमैन से मिल लेना चाहिए और अब के रोब डालने के लिए अंग्रेजी में बात करना ठीक रहेगा। यह सोचकर मैं सीधे इंक्वायरी में घुस गया और क्लर्क से बड़ी मजी हुई अंग्रेजी में बात करते हुए पूछा, चेयरमैन साहब का दफ्तर किधर है? इंक्वायरी क्लर्क एक गधे को अंग्रेजी बोलते देखकर भौचक्का रह गया। तुरंत अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और बड़े सभ्य स्वर में बोला, हुजूर 15 नंबर का कमरा है, ऊपर लिफ्ट से चले जाइए। उसने एक चपरासी को मेरे साथ कर दिया। चपरासी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा मगर चुप रहा। चपरासी ने मुझे लिफ्टमैन के हवाले किया। लिफ्टमैन ने बड़ी शिष्टतापूर्वक लिफ्ट का दरवाजा खोला। मैंने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा, लिफ्ट के भीतर लिखा था 6 व्यक्तियों के लिए, लेकिन उस वक्त मैं अकेला ही उसमें सफर कर रहा था। लिफ्टमैन ने बाकी आदमियों को बाहर ही रोक दिया था। जीवन में पहली बार मुझे अनुभव हुआ, एक गधा बराबर है 6 आदमियों के। लिफ्टमैन ने ऊपर जाकर लिफ्ट रोकी। मैं सीधा दुल के चलता हुआ चेयरमैन के दफ्तर के बाहर पहुंच गया और बाहर बैठे चपरासी से बड़े रोबीले स्वर में बोला, साहब से कहो मिस्टर डंकी ऑफ बाराबंकी पधारे हैं। अब गधे की मुलाकात दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से कैसे होती है, चेयरमैन पर इस पर का क्या असर पड़ता है और फायर ब्रिगेड इंजन बुलाया जाता है, ये अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। आप सुन रहे थे मशहूर उर्दू रचनाकार कृष्ण चंद्र के लिखे उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का तीसरा हिस्सा। आवाज़ आप मंजीत ठाकुर की सुन रहे थे। अगर उम्दा साहित्य को आप तक पहुंचाने की हमारी इस कोशिश को आप सराहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए और अपने सभी जो दोस्त हैं उनको सुनाइए, जिससे अच्छा साहित्य उन तक पहुंच सके। नमस्कार।